अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्लास 10 की जो फिज़िक्स है उसका यूनिट नंबर 15, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है। अब 1.5 मीटर लॉन्ग वायर कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर at right angle to a uniform magnetic field of 0.04 टेस्ला। T for टेस्ला जो कि यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये कहा जा रहा है कि एक वायर है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, इसमें से जो करंट है वो 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। किस डायरेक्शन में? तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है 0.04 टेस्ला, उसके राइट एंगल पर ये इसमें से करंट जो है वो 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वायर। अब हमें पता है कि जब भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। ये जो मैग्नेटिक फोर्स उस पर एक्ट करेगी उसको हमने फाइंड करना है कि कितनी मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है। तो गिवन में देखें तो जो वायर है उसकी लेंथ है 1.5 मीटर, L इज इक्वल टू 1.5 मीटर। जो करंट इसमें से फ्लो कर रहा है वो 5 एम्पियर है, तो I जो होगा वो 5 एम्पियर होगा। अब जो एंगल है वो राइट एंगल है किसके दरमियान? करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। तो जो एंगल थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि उसके ऊपर अप्लाई हो रही है वो है बी से रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को, तो वो है 0.04 T यानी कि टेस्ला। फाइंड क्या करना है? तो वो फोर्स हमने फाइंड करनी है जो कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगी करंट कैरिंग वायर के ऊपर, और वो है F। इसके जो फार्मूला है वो कौन सा यूज करेंगे? तो वही हम फार्मूला यूज करेंगे मैग्नेटिक फोर्स का जो कि करंट कैरिंग वायर के ऊपर एक्सर्ट होती है, और वो है F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। पुटिंग वैल्यूज पुट करते हैं। F इज इक्वल टू I है करंट 5 एम्पियर, जो लेंथ है वो है 1.5 वायर की, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.04 है, और साइन थीटा है तो थीटा हमारे पास 90 डिग्री है। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 1.5 के साथ फिर 0.04 के साथ, तो आंसर आएगा 0.3 मल्टीप्लाइड बाई साइन 90। इसका हमें पता है पहले से कितनी वैल्यू होती है 1, तो 1 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फोर्स आएगी हमारे पास होगी 0.3 न्यूटन। इसका मतलब है कि जब एक वायर में से 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो और उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी जाए जिसकी वैल्यू 0.04 टेस्ला हो, तो उस पर जो फोर्स एक्ट करती है उस वायर के ऊपर उसकी वैल्यू होती है 0.3 न्यूटन। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, और ये भी सेम टू सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, सेम फार्मूला अप्लाई होगा। A wire carrying a direct current of 10 ampere is suspended 5 meter east between a house and a garage perpendicular towards magnetic field of 5 into 10 to the power minus 5 टेस्ला। एक वायर है जो जिसमें से जो डायरेक्ट करंट है 10 एम्पियर का वो उसमें से पास हो रहा है और उसको सस्पेंड किया गया है, लटकाया गया है मशरक की तरफ। किस किस के दरमियान? एक घर और एक गैरेज के दरमियान। और ये जो वायर है ये जमीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर है। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 5 into 10 to the power minus 5 टेस्ला। यानी कि अब इसको मगरब मशरक की तरफ इसको सस्पेंड किया गया है, लटकाया गया है, जबकि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। ऐसे ये दोनों एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द कंडक्टर? अब हमने फाइंड करना है कि ये जो वायर है जो कंडक्टर है जिसमें से करंट पास हो रहा है इसके ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगी। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी इसके ऊपर वो कितनी होगी, उसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। तो गिवन में देखें जो वायर है उसमें से 10 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, उसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है, और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो है 5 into 10 to the power minus 5 टेस्ला। तो फाइंड में हमने वो फोर्स फाइंड करनी है जो कि इसके ऊपर लग रही है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये दोनों क्वेश्चन 1 और 2 बिल्कुल सेम टू सेम है, तो फार्मूला वो अप्लाई होगा F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू I है 10, L है 5, B है 5 into 10 to the power minus 5, और साइन थीटा है तो साइन थीटा हमारे पास है 90 डिग्री, क्योंकि ये हमारे पास क्या है जी? परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड किसके? करंट के या उस वायर के। तो अब यहाँ पर मैंने थीटा नहीं लिखा, 90 होगा ये साइन 90। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 5 के साथ, फिर 5 के साथ 250 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power minus 5 को वैसे ही लिख दिया, साइन 90 होता है 1।
अब 250 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 होगा 10⁻⁵। बुक में आंसर होता आगे बने, यहाँ तक भी आप सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल, लेकिन बुक्स के आंसर से जब मैच करेंगे तो 250 को हम लिख देते हैं 2.5 इंटू 10⁻1 और 2 डिजिट से लेके आए हैं पॉइंट को, तो 10⁻2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻5। ये जो 10 की पावर्स हैं 2 - 5 इनको मिलाकर लिख दिया। 2 - 5 जो होते हैं वो -3 हैं, तो जो फोर्स एक्ट कर रही होगी इस वायर के ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर, वो होगी 2.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर वायर एट 30 डिग्री to uniform magnetic field of 0.06 Tesla is exerted by a force of 0.024 न्यूटन। एक वायर है 10 सेंटीमीटर, ये 30 डिग्री के एंगल पर एक मैग्नेटिक फील्ड पर पड़ी हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 0.06 टेस्ला है। इस पर जो फोर्स एक्सर्ट करती है, एक्सर्ट होती है, वो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो है 0.024 न्यूटन। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर? वायर में से कितना करंट फ्लो होगा कि हमने फाइंड करना है। तो गिवन में देखें लेंथ है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है, 10 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे 0.1 मीटर आ जाएगा। जो एंगल बन रहा है वायर के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान वो 30 डिग्री का बन रहा है, एंगल थीटा। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 0.06 टेस्ला। जो फोर्स लग रही है इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वायर के ऊपर वो है 0.024 न्यूटन। फाइंड हमने करना है कि करंट कितना गुजरेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम करंट कैरिंग वायर को रखेंगे तभी उस पर फोर्स लगेगी, तो इसका मतलब है कि इस वायर में से करंट पास हो रहा होगा, तभी इस पर मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर रही होगी। तो कितना करंट पास हो रहा है ये हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला वही लगेगा जो फोर्स है ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और वो है ILV साइन ऑफ थीटा। फाइंड यहाँ पर आई करना है, आई को यहाँ पर छोड़ देते हैं, बाकी ये सारा का सारा आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर एफ से डिवाइड हो जाएगा, तो फार्मूला बनेगा I = F डिवाइडेड बाई LV साइन ऑफ थीटा। वैल्यूज पुट करते हैं, F की वैल्यू है 0.024, L है 0.1, B है 0.06 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा है, और थीटा है 30। तो 0.024 को वैसे लिख किया, 0.1 और 0.06 को मल्टीप्लाई किया आपस में, 0.006 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 की जो वैल्यू है वो है 0.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 0.003। 0.024 को 0.003 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8 एम्पियर। इसका मतलब है कि 8 एम्पियर करंट जो है वो इस वायर के अंदर से फ्लो कर रहा है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। If current through the primary coil changes from -5 ampere to +5 ampere in 0.05 second, such that the induced EMF is 2.8 volt, ये है 2.8 volt. What is the mutual inductance? कहा जा रहा है कि अगर करंट जो है वो प्राइमरी कॉइल में -5 एम्पियर से +5 एम्पियर चेंज हो रहा हो 0.05 सेकंड्स में, और जो EMF जो इंड्यूस हो रही हो वो 2.8 वोल्ट हो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी होगी? तो हमने यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस M फाइंड करनी है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करने के लिए देखें क्वेश्चन में गिवन है करंट I1 जो कि -5 एम्पियर है, यहाँ से करंट चेंज हो रहा है +5 एम्पियर पर, तो जो करंट है दूसरा वो है I2 = 5 एम्पियर। कितनी देर में चेंज हो रहा है? तो डेल्टा T जो है वो 0.05 सेकंड हम लेंगे। जो EMF इंड्यूस हो रही है इस करंट के चेंज की वजह से वो हो रही है 2.8 वोल्ट। तो अब हमें उस कॉइल की म्यूचुअल इंडक्टेंस मालूम करनी होगी। फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? तो फार्मूला है हमारे पास इंड्यूस्ड EMF E = -M del I डिवाइडेड बाई del T। माइनस का साइन सिर्फ यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ये डायरेक्शन के लिए होता है इसलिए इसको नहीं लिखते हम। तो M del I डिवाइडेड बाई del T होगा। M म्यूचुअल इंडक्टेंस है, del I डिवाइडेड बाई del T है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। M फाइंड करना है तो del T से डिवाइड हो रहा है, M से इधर E से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और del I M से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब E मल्टीप्लाइड बाई del T, और del I क्या होगा? चेंज इन करंट, तो फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट I2 माइनस I1, ये जो होगा ये डेल्टा I होगा। वैल्यूज पुट करते हैं, E है 2.8, डेल्टा T है 0.05, I2 है 5, ये फार्मूले का माइनस, और I1 है हमारे पास -5, तो ये -5। 2.8 को 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.14 आएगा,
माइनस माइनस प्लस होंगे, 5 और 5 10 हो जाएंगे। 0.10 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 0.014 H आएगा। H क्या है? तो H है यूनिट म्यूचुअल इंडक्टेंस की, जो कि होती है हेनरी। अब इसको लिख देते हैं 0.014 को लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये साइंटिफिक नोटेशन में उसको लिखते हैं 14 मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट, यहां से शिफ्ट हो गया यहाँ पर कितने डिजिट, 1 2 3 डिजिट, लेकिन लेफ्ट से राइट लेकर जा रहे हैं तो 10 -3 हेनरी होगा, और 10 -3 हमें पता है किसके इक्वल होते हैं, मिली के इक्वल होते हैं। तो आंसर आएगा m इज इक्वल टू 14 मिली हेनरी। ये वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू है जो कि हमने यहाँ पर फाइंड करना थी। तो स्टूडेंट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। A transformer is connected to a 120 volt AC lines is to supply 9600 volt for a neon sign. एक ट्रांसफार्मर है, उसको 120 वोल्ट एसी लाइन के साथ जोड़ा गया है, और इस ट्रांसफार्मर में इस 120 वोल्ट एसी लाइन से हम क्या करना है जी, 9600 वोल्ट आगे वोल्टेज बढ़ाकर नियॉन साइन को सप्लाई करनी है। अब व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेकेंडरी टू द प्राइमरी टर्न्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर होगा इसकी जो सेकेंडरी और प्राइमरी टर्न्स के दरमियान रेशियो है वो कितनी होगी, ये हमें मालूम करना है। और बी है इफ द ट्रांसफार्मर कंसिस्टेड ऑफ 275 प्राइमरी वाइंडिंग्स हाउ मेनी सेकेंडरी वाइंडिंग्स वुड देयर बी, कि अगर ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें जो प्राइमरी टर्न्स की तादाद है, प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो 275 हो, तो सेकेंडरी वाइंडिंग्स की तादाद, सेकेंडरी टर्न्स की तादाद कितनी होगी, ये हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो गिवन में देखें जो ट्रांसफार्मर है उसको मिली हुई है वोल्टेज 120 वोल्ट, तो ये होगी प्राइमरी वोल्टेज। अब इसने इस वोल्टेज को बढ़ाकर नियॉन साइन के लिए इसको 9600 वोल्ट करना है, तो वो जो बढ़ाकर वोल्टेज देगा आगे वो होगा सेकेंडरी वोल्टेज VS, P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी। तो VP एक 120 वोल्ट होगी जो कोई इसको मिल रही है, और ये बढ़ाकर आगे जो दे रहा है वो है सेकेंडरी वोल्टेज, वो है 9600 वोल्ट। ए में हमने फाइंड करना है जो सेकेंडरी टर्न्स है और जो प्राइमरी टर्न्स है इनके दरमियान रेशो हमने फाइंड करनी है, या रेशो कितनी होगी इन दोनों की जब एक दूसरे से इनको डिवाइड करेंगे। और अगर बी पार्ट में कहा जा रहा है नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स जो है वो 275 हो, तो नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स NS कितनी होगी ये हमने फाइंड करना है। तो पहले हम ए फाइंड करते हैं NS डिवाइडेड बाई NP। तो इसके जो फार्मूला होगा, जो इक्वेशन होगी, उसके लिए हम लिखेंगे एज वी नो दैट NS डिवाइडेड बाई NP इज इक्वल टू VS डिवाइडेड बाई VP। ये हमारे पास इक्वेशन ट्रांसफार्मर की, इसको यूज करेंगे तो NS डिवाइडेड बाई NP इज इक्वल टू VS है हमारे पास 9600 और VP है 120। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड होंगे, ये 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 12 1 is 12, 12 8 are 96 और ये आगे 0 तो 80 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ये जो रेशियो होगी टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, ये होगी 80। यानी हर एक प्राइमरी टर्न के लिए हमें आगे सेकेंडरी जो 80 टर्न्स हमें चाहिए होंगी, इसका ये मतलब है। अब बी में हमें प्राइमरी टर्न्स दी गई है 275 और सेकेंडरी टर्न्स हमने फाइंड करनी है, तो वही इक्वेशन दोबारा से लिखेंगे NS डिवाइडेड बाई NP इज इक्वल टू VS डिवाइडेड बाई VP। NS फाइंड करना है, NP डिवाइड हो रहा है इधर जाकर, इन दोनों से मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, वैल्यू पुट करें 9600 है VS, VP है 120 और NP है 275। ये इससे डिवाइड होगा तो 80 आएगा, 80 को 275 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22000। इसका मतलब है कि अगर प्राइमरी टर्न्स की तादाद हो 275 तो सेकेंडरी टर्न्स की जो तादाद होगी वो 22000 होगी हमारे पास। उसके बाद ये इस एक्सरसाइज का यूनिट नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मेनी टर्न्स वुड यू वांट इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैविंग 400 टर्न्स इन द प्राइमरी if it were to reduce the voltage from 220 volt AC to 3 volt AC। क्वेश्चन को समझते हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास एक ऐसा ट्रांसफार्मर हो जिसमें प्राइमरी जो टर्न्स की तादाद है वो 400 हो, तो ये वोल्टेज रिड्यूस करता है 220 वोल्ट से 3 वोल्ट AC तक। तो इसकी जो सेकेंडरी टर्न्स की तादाद होगी वो कितनी होगी, यानी नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स हमने मालूम करनी है। नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स 400 है
और ये वोल्टेज को रिड्यूस करता है किधर से किधर तक, 220 जो वोल्ट की वोल्टेज है उसको ये रिड्यूस करके 3 वोल्ट एसी तक ये रिड्यूस करता है। तो नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स हमने फाइंड करनी है। गिवन में देखें एनपी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग, वो है 400, जो प्राइमरी वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है और वीएस होगी वो 3 वोल्ट होगी, यानी ये कम करके हमें 3 वोल्ट ही देगा सिर्फ। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये वोल्टेज को कम करके देता है। फाइंड क्या करना है, एनएस, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। इसको यही क्या देंगे, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, इसको क्या देंगे हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या होगा, एनएस डिवाइडेड बाई एनपी इज इक्वल टू वीएस डिवाइडेड बाई वीपी। यही है हमारे पास ट्रांसफार्मर की इक्वेशन। तो एनएस को यहीं पे छोड़ते हैं, एनपी से डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे लेकर चले गए तो ये वीएस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पुटिंग वैल्यूज, वीएस है 3, वीपी है 220 और एनपी जो है वो हमारे पास 400 है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 के साथ कैंसिल, 3 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 डिवाइडेड बाई 22 करेंगे तो एनएस हमारे पास 5.45 होगा। इसका मतलब है कि ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग 400 होंगी तो सेकेंडरी जो वाइंडिंग होंगी एनएस वो सिर्फ 5.45 होगी, जिसकी वजह से ये वोल्टेज जो 220 वोल्टेज इसको सप्लाई दी जाएगी उसको ये कम करके 5.545 ये कितने तक ले आएगा, 3 वोल्ट तक इसको ये ले आएगा। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अ ट्रांसफार्मर स्टेप्स डाउन अ मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट एसी टू ऑपरेट अ 12 वोल्ट एसी लैंप। एक ट्रांसफार्मर है जो कि स्टेप डाउन करता है मेन सप्लाई को, और मेन सप्लाई की जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट एसी है, उसको ये स्टेप डाउन करता है ताकि जो 12 वोल्ट का एसी लैंप है ये चल सके। तो वोल्टेज को ये कम करके उस लैंप को देता है। तो पहले वोल्टेज जो है वो प्राइमरी वोल्टेज 220 वोल्ट है और सेकेंडरी वोल्टेज हो जाती है वो 12 वोल्ट हो जाती है लैंप को चलाने के लिए। कैलकुलेट द टर्न्स रेशियो ऑफ द वाइंडिंग्स। जो वाइंडिंग्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी उनमें जो टर्न रेशियो है वो हमने फाइंड करनी है। तो डिवाइड करना है एनएस को एनपी से। गिवन में देखें जो प्राइमरी वोल्टेज है जो कि ट्रांसफार्मर को मिलती है वो 220 वोल्ट है और जो आगे वो ट्रांसफार्मर को कम करके देता है वो 12 वोल्ट करके देता है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमेशा प्राइमरी वाइंडिंग ज्यादा होती है और सेकेंडरी कम होती है। फाइंड करना है एनएस डिवाइडेड बाई एनपी। वही फार्मूला लगाएंगे ट्रांसफार्मर वाला, एनएस डिवाइडेड बाई एनपी इज इक्वल टू वीएस डिवाइडेड बाई वीपी। एनएस डिवाइडेड बाई एनपी इक्वल हो जाएगा, वीएस है 12 और वीपी है 220। तो 12 को 220 से डिवाइड करेंगे 0.054 आएगा, राउंड ऑफ करते हैं 5 को ड्रॉप करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। तो एनएस डिवाइडेड बाई एनपी जो होगा वो 0.06 होगा। ये हमारे पास रेशो होगी एनएस और एनपी के दरमियान। तो इस तरह हमने इस एक्सरसाइज जो कि यूनिट नंबर 14 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके तमाम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व कर लिया। आप इनकी प्रैक्टिस करें, इसको समझें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा के लिए मैं जो रिमेनिंग एक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपके लिए ला सकूं और साथ साथ जो बाकी टॉपिक्स होंगे फिजिक्स से रिलेटेड 10th क्लास के वो भी आपके लिए ला सकूं ताकि आप भरपूर इस्तेफादा कर सकें और अपने एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है वो यहाँ से अच्छे तरीके से कर सकें। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।